सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़कर ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ न्यू वीडियो में। देखिए मैं आप लोगों के लिए आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के विज्ञान में लेके आ चुका हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहाँ से मैं जितने भी प्रश्न लेके आया हुआ हूँ सभी प्रश्न उत्तर बस इतने ही आपको तैयार कर लेना है अपने एग्जाम के लिए। बस इन्हीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। देखिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर है यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके 2023 के एग्जाम के लिए है। जिन यूनिवर्सिटी में आपके रिटन का एग्जाम होता है आपका जिसमें लिखित परीक्षा होता है, कहने की तरफ विद्यार्थी बिल्कुल इस सभी प्रश्न उत्तर तैयार करके जाएंगे क्योंकि सभी प्रश्न उत्तर आपके यूनिवर्सिटी में ही पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं सभी प्रश्न उत्तर वही लेके आया हुआ हूँ जो आपके रिपीटेड प्रश्न है और जिसकी आने की संभावना इस बार सबसे ज्यादा है। मैं से आपको सारे प्रश्न उत्तर आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको याद दिला रहा हूँ मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर दोनों प्रोवाइड करा दिया है ऑलरेडी वीडियो बनाकर। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको मेरे चैनल भी आपको मिल जाएगा। आप चले जाइए, उसमें मैंने ऑल सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर दोनों ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप जाकर वॉच कर लीजिए, आप चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो। देखिए मैं ऐसा आपको सारे प्रश्न उत्तर आपको दिखा रहा हूं। आपका बीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर ये पॉलिटिकल साइंस का है, राजनीति शास्त्र विज्ञान का है। आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके 2023 के एग्जाम के लिए है। देखिए मैं सारे प्रश्न उत्तर आपको दिखा रहा हूँ। जल्दी से मैं यहाँ से आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा रहा हूँ। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर मैं लेके आए हूँ भाई इतने ही आपको प्रश्न उत्तर आपको तैयार कर लेना। बस इन्हीं से आपके अच्छे खासे मार्क्स आपको एग्जाम में दिलाने में आपकी मदद करेंगे। और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम क्या हो सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी एग्जाम की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। देखिए आपके जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके बीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के लिए है, आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए है। इसमें जो पहला प्रश्न आप लोग के लेके आए हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको बतला देना है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या होते हैं देखिए यहाँ से जल्दी से आप दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इसमें हो गया, शक्ति सिद्धांत, सभी इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत जो कि निम्नलिखित है ये सारे आपके राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको सभी को पढ़ लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में को दोहराया जाता है, इसको रिपीटेड प्रश्न भी कर सकते हो। लिव्याथन क्या है, लिव्याथन के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना। इसकी डिफिनेशन आपके अगले साल भी ये प्रश्न आपका पूछा गया था। लिव्याथन थॉमस यानी हाब्स की एक महान रचना है। यह पुस्तक सन आपका 1651 में प्रकाशित हुई। इसमें हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। हाब्स के अनुसार राजा को सम्मिलित यानी अधिकार दिया गया है और राज्य के नागरिक राजा के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करेगा। इस तरह से इसकी आपको डिफिनेशन यहाँ से आपको तैयार कर लेना। बिल्कुल ये सभी प्रश्न में इंपोर्टेंट प्रश्न ही लेके आया हुआ हूँ और रिपीटेड प्रश्न भी लेके आया हूँ। इसका जो मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड किया था वे सभी मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। सारा मैं इस वीडियो में सारा मैं लंबा वीडियो लेके आया हुआ हूँ जो मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड किया हूँ पॉलिटिकल साइंस का। उसमें जितने भी प्रश्न आपने देखा होगा उस सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जो 2023 में पूछे जाने की सबसे ज्यादा इसकी संभावना है। ये अगला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है आपका विधि संप्रभु का आदेश क्या है, इसकी आपको व्याख्या कर देना। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था अगले साल एग्जाम में, इसको भी आपको देख लेना। बहुत इंपोर्टेंट भी आपका प्रश्न है। संप्रभुता के यानी एकलवादी विचारक यह मानते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है यानी संप्रभुधारी के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। बौदाम और ऑस्टिन ने इसे स्वीकार किया है कि बौद्धा ने कहा यह संप्रभुता राज्य की वह यानी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती। ऑस्टिन ने भी संप्रभु संपन्न व्यक्ति को सर्वोच्च माना है और आपका यानी उसका आदेश ही कानून के रूप में मान्य है। इस तरह से उसको तैयार कर लेना है। फिर आपको संघीय सरकार के प्रमुख यहाँ से आपको गुण देख लेना है। ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न राष्ट्र की जिसमें इसके जो गुण है आपकी जैसे राष्ट्र की भावना हो गई है, आर्थिक और सामाजिक विकास हो गया, निरंकुशता के अभाव हो गया, बड़े राज्य के लिए उपयुक्त हो गया, जनता के लिए राजनीतिक शिक्षा हो गया, सभी इसके प्रमुख गुण है राज्य सरकार के, संघीय राज्य सरकार के। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है न्याय की अवधारणा की आपको व्याख्या कर देना है। न्याय की अवधारणा क्या आपको है व्याख्या कर देना है। ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको भी आपको देख लेना है। देखिए बार्गर के अनुसार न्याय की परिभाषा से देख लीजिए। बार्गर ने का यानी न्याय का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक को अपने धर्मों की यानी चेतना और सार्वजनिक जीवन की में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है। इस तरह से आपको देख लेना है इसकी परिभाषा। आप अगला प्रश्न आपका दिया हुआ संघात्मक शासन के प्रमुख यहाँ से आपको लक्षण दे देना है। ये भी आपका प्रश्न, इसके जो लक्षण प्रमुख हो गया जैसे आपका लिखित और निर्मित संविधान हो गया, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन हो गया, केंद्र राज्य की यानी दो अलग अलग सरकारें हो गई, न्यायपालिका की निष्पक्षता होगी, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी इसकी प्रमुख लक्षण है संघात्मक शासन के। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ फांसीवाद क्या है। फांसीवाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका
अभी आपको प्रश्न आपको देख लेना कि फांसीवाद आपका क्या होता है। एप्स्टीन के अनुसार यहाँ से फांसीवाद की डिफिनेशन आपको देख लेना। फांसीवाद एक एकाकी दल के अधिनायक द्वारा शासन और समाज द्वारा सर्वाधिकारवादी संगठन है जो अत्यंत राष्ट्रवादी, जातवादी और सैनिकवादी तथा साम्राज्यवादी है। इस तरह से आपको यहाँ से इसके ऊपर आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, यहाँ से दिया हुआ है। देखिए मैंने आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, चाहे आप हिंदी ले रखे हो अपने सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल साइंस ले रखे हो, आपके 3 या 4 सब्जेक्ट आपने ले रखे हो, एक माइनर में आपका सब्जेक्ट रहा होगा या फिर 2 माइनर में आपके रहे होंगे, आपके 4 या 5 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल आपके रहे होंगे। बिल्कुल मैंने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर और मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया ऑलरेडी, सभी जाकर वॉच कर सकते हैं, सभी वीडियो को प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें आपका देवा स्वतंत्र राज्य की शक्तियां प्रदान करती हैं। जो स्वतंत्रता राज्य को शक्तियां प्रदान करती है इसकी आपको व्याख्या कर देना है। देखिए यहाँ से लास्की के अनुसार इसकी आपको व्याख्या देख लेना है। देखिए लास्की के अनुसार यहाँ से दिया हुआ स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर कोई प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। इस तरह से आपको यहाँ तक इसकी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है स्वतंत्रता राज्य की शक्तियों की प्रदान करने की। फिर संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है। संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है भी आपको देख लेना। इसके जो आवश्यक तत्व होते हैं आपके जल्दी से जनसंख्या हो गया, भू भाग हो गया, सरकार और संप्रभुता, ये सभी इसके विशेष महत्वपूर्ण अंग है। इस तरह से आपको देख लेना है। जिसके संप्रभुता यहाँ से आगे भी लिखा हुआ, संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है जिनके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह से आपको यहाँ से एक बार पढ़ लेना इसको। आपको फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत आपको बतला देना है। राज्य की उत्पत्ति में जो संबंध में जो सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है और उसी ने ही इस धरती का राजा को यानी शासन के लिए भेजा है, अतः नागरिकों को राजा के आदेशों का पालन करना चाहिए। इस तरह से इसकी ये आपका राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, बिल्कुल इसको तैयार करोगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपोर्टेंट आपके लोगों के लिए होने वाला है। महासंग्राम वीडियो इसको आप कह सकते हो, क्योंकि मैं इसमें सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड किया था उसका सोल्यूशन भी इसी में ऑलरेडी ऐड है। आप बस इतने ही प्रश्न उत्तर आपको तैयार करना है होने एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। ये इसकी आपको यहाँ से विवेचना कर देना है। राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। देखिए इसका भी आपको यहाँ से एक बार पढ़ लेना वीडियो को यहाँ से रोक के थोड़ा सा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ, सरकार किसका आवश्यक तत्व है। सरकार किसका आवश्यक तत्व है ये भी आपको देख लेना। सरकार जो है राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं। पहला आपका निश्चय भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये 4 इसके आवश्यक तत्व माने जाते हैं। फिर आपका राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है। राजनीति शास्त्र यानी राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है। इसकी आपको व्याख्या कर देना है, ये विवेचना कर देना है। देखिए लीकाक का कहना है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है। इसके लिए केवल सरकार का ही नहीं अध्ययन किया जाता है, राज्य एवं अमूर्त संस्था है जिसकी शक्तियों का प्रयोग सरकार ही करती है। इसलिए सीले और यानी लीकाक ने राजनीति विज्ञान में केवल सरकार का अध्ययन ही शामिल किया है। सीले के अनुसार यहाँ से देखिए राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अध्ययन करती है जैसे अर्थशास्त्र में धन और बीजगणित में अंकों का और रेखा गणित में स्थान और लंबाई चौड़ाई का किया जाता है। इस तरह से आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला आपका इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, अध्यात्मक शासन किसे कहते हैं। अध्यात्मक शासन किसे कहते हैं ये भी आपको देख लेना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपका प्रश्न है। अध्यापक शासन, इसको आपको वीडियो को रोक के एक बार इसको आपको पूरा आपको अध्ययन कर लेना। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता किसे कहते हैं ये भी आपको इसकी भी आपको डिफिनेशन देख लेना है। यहाँ से लास्की के अनुसार स्वतंत्रता की यहाँ से डिफिनेशन आपको देख लेना है। लास्की ने यहाँ से कहा हुआ है, स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर कोई प्रतिबंधित ना हो जो कि आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक हो। इसकी यहाँ से डिफिनेशन होगी स्वतंत्रता की, यहाँ तक आपको देख लेना है। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन की परिभाषा। वेरी मोस्ट बड़ा ये प्रश्न है। ये प्रश्न अगले साल भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ था, इस बार भी आने की संभावना बहुत ही है। इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। देखिए इसमें जो पहला आपका प्रश्न, इसमें जो आपका दिया हुआ है प्रश्न आपका संप्रभुता पर जो जॉन ऑस्टिन की जो परिभाषा है, देखिए इसकी परिभाषा से देखिए जल्दी से, यदि कोई यानी निश्चित उच्च यानी सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी यानी उच्च सत्ताधारी के आदेश का पालन करने के लिए यानी असभ्यत ना हो और किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन करता है,
जो उस समाज में वह उच्च यानी सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र समाज होता है। यह सब इसको आपको डिफरेंस आपको देख लेना है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ राज्य की दो, यहाँ से आपको कार्य दे देना है। राज्य के जो दो कार्य में होते हैं आपका, जैसे बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना होता है, आंतरिक शक्ति और व्यवस्था बनाए रखने, ये सारे इसके कार्य होते हैं राज्य सरकार के। फिर राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसको भी आपको देख लेना है। देखिए यहाँ से कार्ल मार्क्स ने कहा है इसका संबंध में, किसी युग के संपूर्ण यानी सामाजिक जीवन के स्वरूप एक निश्चित आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। चाहे यहाँ से देख लेना, फिर इसमें आपको एक बार पढ़ लेना इसको एक बार आपको। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ आंतरिक संप्रभुता का अर्थ दे देना है। आंतरिक संप्रभुता ये भी आपका देख लेना प्रश्न, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जो आंतरिक संप्रभुता होता है इसका जो डिफिनेशन होता है, देखिए यहाँ गार्नर ने इसकी परिभाषा दी हुई है। संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय उसके अधीन होते हैं। इस तरह इसके आपको डिफिनेशन आपको देख लेना है। स्वतंत्रता के यहाँ से दो आपको डिफिनेशन आपको दे देना है। स्वतंत्रता की परिभाषा आपको देख लेना है। प्रोफेसर लाउस्की के अनुसार इसकी परिभाषा देख लीजिए जल्दी से। स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय उन सभी यानी सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर कोई प्रतिबंध ना हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के लिए सुख के लिए नितांत आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया के अनुसार इसकी परिभाषा देख लीजिए, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है राजनीति विज्ञान एक कला है। राजनीति विज्ञान एक कला, इसकी भी डिफिनेशन आपको देख लेना है। राजनीति में विज्ञान की अपेक्षा कला का अधिक बोध होता है। चाहे तो आप यहाँ तक इसके डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। अब इसको एक बार रोक के इसको एक बार पढ़े बिल्कुल लेना है एक बार, जिससे आप अपने एग्जाम में बनाकर इसी टाइप का आप लिख सको, जिससे अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन भी कर सको। फिर अगला प्रश्न आपका दिया उदारवाद क्या है। देखिए उदारवाद क्या होता है, वह सरकार यानी सबसे अच्छी है जो सबसे यानी कम शासन करती है, यानी अर्थात जो सरकार सबसे कम नियमों का निर्माण करे, यानी बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करे और शांति व्यवस्था बनाए का दायित्व राज्य यानी मात्र राज्य का है। शेष कार्य यानी शक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके आपको डिफिनेशन देख लेना एक बार, वीडियो को रोक के थोड़ा सा। राज्य के तत्व यहाँ से बता देना, मैंने आगे भी राज्य के तत्व बताया हुआ है। जनसंख्या इसका तत्व हो गया, निश्चय भूगर्भ हो गया, संगठित सरकार, संप्रभुता, इसके सभी राज्य के आवश्यक तत्व हैं। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है राजनीति विज्ञान और इतिहास के मध्य संबंध आपको यहाँ से दे देना है। देखिए राजनीति शास्त्र और इतिहास में घनिष्ठ संबंध है। फ्रीमेन का कहना है कि भूतकाल में राजनीति ही इतिहास है। वार्गेंस ने दोनों यानी के संबंध में एक विश्लेषण करते हुए लिखा है कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देने के बाद इतिहास कुंज और राजनीति शास्त्र कोरा हवाई महल बनकर रह जाएगा। इस तरह से इसके डिफरेंस आपको पढ़ लेना है। अभी लॉर्ड ब्राइस ने भी इसके बारे में कुछ कहा हुआ है, इनकी भी आपको डिफरेंशन देख लेना है एक बार। फिर लोक कल्याणकारी राज्य के 3 कार्य यहाँ से बतला देना है आपको। इसके जो 3 कार्य होते हैं लोक कल्याणकारी की, जैसे बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, ये सभी में आपके चाहे लोक कल्याण कार्य हो या फिर राज्य कल्याण कार्य हो, बाहरी जैसे आक्रमण से देश की रक्षा करना सभी में आपके सेम रहने वाला है। आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखे। फिर आपका अगला प्रश्न का दिया हुआ बाह्य संप्रभुता का अर्थ आपको क्या होता है, आपको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका प्रश्न है। बाह्य संप्रभुता क्या होता है, जैसे जब एक राज्य दूसरे किसी राज्य के साथ संबंध स्थापित करने में स्वतंत्र होता है तो उसे बाह्य संप्रभुता कहते हैं। यहाँ तक इसकी आपको डिफिनेशन आपको बिल्कुल आपको पता ही होनी चाहिए। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है लोक कल्याणकारी राज्य की उदाहरण आपको दे देना है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है ये आपको देख लेना है। देखिए लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग किसी वर्ग विशेष के कल्याण के लिए वरन संपूर्ण जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। यहाँ तक इसकी आपको डिफिनेशन होगी, इसकी अवधारणा, इसके प्रमुख आपको लक्षण भी आपको देख लेना है। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है एकात्मक शासन क्या है। एकात्मक शासन भी आपको देख लेना है। डॉक्टर गार्डनर के अनुसार एकात्मक शासन की यहाँ से डिफिनेशन आपको देख लेना है। जब संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियाँ एक ही केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं तथा स्थानीय सरकार द्वारा अस्तित्व एवं उसकी स्वायत्तता केंद्र पर निर्भर हो तो उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। यहाँ तक आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या भारतीय संघ की इकाई राज्य है। क्या भारतीय संघ की इकाई राज्य, इसका भी आपको देख लेना है। फिर राजनीति
स्वतंत्रता क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है राजनीतिक, ये भी आपको देख लेना है। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य नागरिकों को निम्न अधिकार मिलने से लगाया जाता है, जैसे मत देने का अधिकार है, चुनाव में उम्मीदवार होने का अधिकार है, ये सभी इसके अधिकार हैं। अराजकतावाद की 2 डिफिनेशन आपको दे देना है। अराजकतावाद बिल्कुल आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अराजकतावाद की डिफिनेशन आपको बिल्कुल तैयार करना है। अराजकता का सिद्धांत यह है कि राजनीतिक सत्ता किसी रूप से अनावश्यक और अवांछनीय है। फिर यहाँ से अगला प्रश्न इसमें आपका इनके अनुसार भी देख लीजिए। अराजकता समाज की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना शासन यानी शासक होगा। इस तरह से इसकी आपको दोनों डिफिनेशन यहाँ से आपको हो गई। भी अगला प्रश्न का दिया हुआ क्या, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। देखिए किसी भी विज्ञान के क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान में ऐसा ही होता है। इसके लिए एक विज्ञान है। इसके वैज्ञानिक होने के पक्ष निम्न तर्क दिए हैं, जैसे क्रमबद्ध ज्ञान, सर्वमान्य एवं निश्चित नियम, विकास की निरंतरता, परिणामी और भविष्यवाणी, ये सभी इसके राजनीति विज्ञान है। राज्य क्या है, इसके तत्वों पर प्रकाश डाल दिए, ये भी आपको देख लेना है। अरस्तु का यह कथन सत्य है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन को संभव बनाने के लिए हुई है तथा वह सुखी और समृद्ध जीवन के लिए कायम है। यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी यानी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न यानी संगठनों की स्थापना करता है। यानी राज्य इसी संघों में से उत्कृष्ट एवं सर्वोच्च संगठन है। अरस्तु ने राज्य की परिभाषा देते हुए यह कहा है कि राज्य परिवार तथा ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। ही इसकी डिफिनेशन हो गई है। इसके ऊपर डिफिनेशन देख लेना, फिर इसके जो प्रमुख तत्व पर प्रकाश डाल देना। इसके प्रमुख तत्व भी यहाँ से दिए हुए हैं राज्य के, ये भी आपको देख लेना। इसके प्रमुख तत्व जिससे हो गया सामाजिक दृश्य में एकता में बाद यानी बधा हुआ जन समुदाय, ये सभी इसकी एकता है। जैसे मनुष्य का समुदाय, एक प्रदेश जिसमें वे स्थायी रूप से रहते हैं, सभी इसके तत्व आवश्यक, सभी आपको एक बार पढ़ लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत यानी राज्य से होता है। डॉक्टर गार्नर ने इस कथन की व्याख्या की समीक्षा ऐसा कर देना है। देखिए डॉक्टर गार्नर का कथन है राजनीति के अध्ययन का प्रारंभ यानी अंत राज्य से के साथ होता है। यहाँ से देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है। देखिए गार्नर के उक्त यानी कथन का समर्थन करते हुए देखिए उन यानी विचारों को नहीं, यहाँ भाई इतना ही आपको लिख देना, यहाँ से इतना ही आपको लिखा हुआ है। इसको आगे से आपको एक बार इतना आपको पढ़ लेना है सही से, वही यहाँ से आपको पूरा यहाँ से इसकी डिफिनेशन मिल जाएगी। यहाँ से आगे भी इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं। राजनीति विज्ञान यानी राज्य के उसके विकास के लिए यानी अनिवार्य दशाओं में संबंध रखता है। इस तरह से आपको देख लेना है। गौर इसके शब्दों को भी आपको देख लेना है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्तियाँ, देखिए इसमें जो आपका प्रश्न है दिया हुआ इसमें का जल्दी से देख लीजिए। देखिए आपका इसको आपको वीडियो को रोक के एक बार पढ़ लेना है राजनीति शास्त्र विज्ञान को। फिर अगला आपका प्रश्न यहाँ से दिया हुआ है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शक्ति सिद्धांत की व्याख्या आपको कर देना है। देखिए इसमें आपका जो इसकी जो करना है आपका जो देखिए शक्ति सिद्धांत की मान्यता हमें अत्यंत प्राचीन काल से मिलती है। वॉल्टेयर ने लिखा है कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा है। प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि रिपब्लिक में लिखा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस तरह से आपको इसको देख लेना, एक बार पढ़ लेना है। भाई अगला आपका प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। धर्मनिरपेक्षता पर संक्षिप्त आपको प्रकाश डाल देना है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको आप कह सकते हो। इसको एक बार वीडियो को रोक के पूरा आपको यहाँ से इसको आपको अध्ययन कर लेना है। मैं यदि पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा जा सकता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा ऐसा आप रोक कर इसको अध्ययन कर दीजिए। थोड़ा सा यहाँ भी आपको अध्ययन कर लेना वीडियो को रोक के। यहाँ से देखिए राधा कृष्ण के अनुसार मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य यानी अधर्मी होना और संकुचित धार्मिक पर चलना नहीं होता है, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतया आध्यात्मिक यानी होना होता है।
डॉक्टर यहाँ से भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यहाँ से देख लीजिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है नहीं है कि बल्कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका मात्र यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपा जाएगा, यानी थोपेगा। फिर अगला प्रश्न है आपको, इसकी यहाँ से विशेषता भी आपको देख लेना है, लॉन्ग में प्रश्न आपको तैयार करना है। इसकी विशेषता देख लेना, जैसे यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, इसमें सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता होती है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य अधर्मी नहीं होता है, और यह लोकतंत्र का पक्षपाती होता है। सभी इसकी को विशेषताएं भी आपको देख लेना है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होता है, ये भी आपको देख लेना है। मैकार्वर के शब्दों में यहाँ से देख लीजिए, राजनीतिक दल ऐसा समुदाय है जो किसी एक सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है जो यानी जिसे वह वैधानिक यानी साधनों के सरकार का आधार बनाना चाहता हो। फिर दबाव का यहाँ से आपको डिफिनेशन देख लेना है। दबाव के यहाँ से अग्री के अनुसार यहाँ से देखिए, अड्री गार्ड के अनुसार यहाँ से इसकी डिफिनेशन आपकी दी हुई है, इसको भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, एकात्मक शासन से क्या अभिप्राय है, इसके गुण दोषों की आपको व्याख्या कर देना है या विवेचना कर देना है। देखिए, इसके जो संविधान द्वारा जो संपूर्ण शक्तियां एक ही यानी केंद्रीय सरकार को दी गई हैं, जो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहा गया है। जैसे ब्रिटेन में देखिए, फाइनर के अनुसार एकात्मक राज्य वह राज्य है, यानी वह है जहां संपूर्ण सत्ता और शक्तियां एक ही केंद्र में निहित हो तथा यानी जिसकी इच्छा और प्रतिनिधित्व कानूनी रूप से संपूर्ण क्षेत्र में यानी सर्वशक्तिमान हो। इस तरह से को डिफिनेशन आपको देख लेना है। गार्डनर यहाँ ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, इनके अनुसार भी आपको देख लेना है। यानी यह शासन की यह प्रणाली है जिसमें संविधान केंद्रीय शासन के एक अथवा एक से अधिक अंगों की पूरी शक्ति प्रदान करती है, और इन्हीं स्थानीय सरकारों को अपनी सारी शक्ति और अपना अस्तित्व प्रदान होता है। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, भी आपको देख लेना है। वार्गेस के अनुसार यहाँ से शब्दों में देख लेना है। देखिए, राष्ट्र लैटिन शब्द यानी लैटिन भाषा का लेट्स से निकला है, जिसका अर्थ जात अथवा जन्म होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्र यानी जात का पर्यायवाची यानी ब्रेक तथा लिकाज ने राष्ट्र की मूल यहाँ से इसकी परिभाषा दी हुई है। देखिए, राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता है जो यानी किसी अखंड यानी भौगोलिक यानी प्रदेश में निवास करती है। इस तरह से आपको देख लेना है। देखिए, उन्होंने आगे भी कहा है कि जातीय एकता से उसका अभिप्राय ऐसी आबादी से है जिसका एक सामान्य भाषा और साहित्य, सामान्य परंपरा अथवा इतिहास, रीति रिवाज और उचित और अनुचित की यानी सामान्य चेष्टा यानी चेतना है। कहने मतलब सभी में जो सामान्य परंपरा जैसे हो, इतिहास, रीति रिवाज, सभी में जो समान होती है वही आपकी राष्ट्रीय एकता होती है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से देखिए। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, उपनिवेशवाद का अर्थ यहाँ से दे देना है। उपनिवेशवाद का अर्थ आपको यहाँ से दे देना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, इसके आपको यहाँ से अर्थ आपको देख लेना है, उपनिवेशवाद क्या होता है। देखिए, किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने यानी विभिन्न हितों के साधनों के लिए किसी यानी निर्बल किंतु प्राकृतिक साधनों को परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद। और उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है, यानी उसे शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। ऐसे देखिए, आर्गेस्की के अनुसार यहाँ से लिखा हुआ है, वे सभी क्षेत्र उपनिवेश के अंतर्गत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित है एवं उनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह से आपको डिफरेंसेस की आपको देख लेना है। फिर प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रतिनिधित्व की आपको डिफरेंशन आपको तैयार कर लेना है। प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है आज का युग यानी प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र युग से मताधिकार का बहुत ही महत्व है, क्योंकि शासकों को निर्वाचन जनता द्वारा मतदान के माध्यम से होता है। ये शासन जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं। प्रतिनिधित्वों के चुनने के सभी इसी अधिकार को मताधिकार कहते हैं। मताधिकार प्रत्येक यानी प्रतिनिधि सरकार का आधार है। प्राचीन समय में प्रत्यक्ष यानी प्रजातंत्र वाले छोटे राज्य थे। इसी राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर समस्त नागरिक
यानी राजनीतिक समस्याओं का यानी समाधान हेतु उस स्थान पर एकत्रित हो जाते थे। परंतु आज के युग में बड़े बड़े राज्य होने के कारण जनता इस प्रकार एकत्रित नहीं हो सकती है। अतः प्रजातंत्र का अप्रत्यक्ष रूप अपनाया गया है। प्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता स्वयं शासन के कार्यों में भाग नहीं लेती, वरन वह राज्य संबंधी कार्यों के लिए प्रतिनिधित्व निर्वाचित करती है। फिर आपको वयस्क मताधिकार, इसके आपको डिफरेंस आपको देख लेना है, इसकी प्रणाली भी देख लेना है प्रतिनिधित्व की। अगला प्रश्न से आपको दिखा दे रहा हूँ, कानून की परिभाषा, इसका आपको वर्गीकरण दे देना है। कानून की डिफिनेशन क्या होता है? कानून की डिफिनेशन आपको एक बार ऊपर से पढ़े, यहाँ से आपको एक बार देख लेना। फिर यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ डिफिनेशन की। कानून अंग्रेजी भाषा यानी ला शब्द का पर्यायवाची है, जो जर्मन भाषा के लायग यानी धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ स्थिर और सर्वत्र समान होता है। इस प्रकार कानून से उस धातु का बोध होता है जो स्थिर और समान हो। कानून स्थायी होते हैं और सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होते हैं। कानून की परिभाषा से संबंधित सभी राजनीतिक विचारों को काफ़ी मतभेद है। इस संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मत यानी व्यक्त किए हैं। यानी जॉन ऑस्टिन ने यहाँ से लिखा हुआ है, कानून संप्रभु का आदेश है जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक शक्तिमान द्वारा कम शक्तिमान को दिया जाता है। फिर इस यहाँ से हेनरी मैन ने भी इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, कानून विभिन्न सामाजिक बलों का परिणाम है। यहाँ से वुडरो विल्सन ने भी लिखा हुआ है, कानून हमारे वे आचार विचार हैं जो जिनको यानी सर्वत्र समान नियमों के रूप में निश्चित मान्यताएं मिल जाती हैं और जिनके सरकार की शक्ति और सत्ता का समर्थन होता है। हाईलैंड ने भी लिखा हुआ है कि मनुष्य जो कानून होता है, मनुष्य को बाह्य आचरण के वे व्यापक नियम हैं जिन्हें संपूर्ण यानी प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। फिर इसका वर्गीकरण भी आपको देख लेना है कानून का। इसका वर्गीकरण में जैसे आपका हो गया राष्ट्रीय कानून, इसका जो वर्गीकरण हुआ कानून का, जैसे कानून बनाया गया इसके अंदर आपको पढ़ लेना इसके डिफिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गया, संवैधानिक कानून, सभी इसके वर्गीकरण हैं। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है जनमत की परिभाषा। जनमत की परिभाषा आपको दे देना, साधारण जनमत यानी साधारण शब्दों में जनमत को जनता का मत कहा जाता है, लेकिन इसका मात्र कह देने से जनमत का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि जनता का स्वयं यानी नितांत अस्पष्ट धारणा। इसलिए विद्वानों द्वारा लोकमत की पर दी जाने वाली परिभाषा से स्पष्ट यह आवश्यकता है। देखिए ब्राइस ने इसके बारे में लिखा हुआ है जनमत की परिभाषा। जनमत मनुष्यों के उस यानी विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है जो वे सभी यानी सार्वजनिक हित में संबद्ध विषयों के बारे में रखते हैं। यहाँ से अगला भी आपका दिया हुआ बहुत सारे ऐसे डिफरेंस आपके दी हुई हैं। लेविस ने यहाँ से लिखा हुआ है, लेविस जनमत को बहुत यानी बहुमत का मत कहते हैं, परंतु लावेल ने लेविस के मत को असहमत व्यक्त की है, क्योंकि लोकमत जनमत को बनाने के लिए बहुमत काफ़ी नहीं है। देखिए डूब के अनुसार यहाँ से देख लीजिए जल्दी से, जनमत का अर्थ है ऐसे सामाजिक समूह से है के रूप से जनता का किसी यानी प्रश्न या समस्या के प्रति रुख या विचार है। फिर इस अगले भी इसको एक बार पढ़ लेना है इसकी जनमत के बारे में। भी कानून की परिभाषा तथा कानून के प्रमुख स्रोत का आपको वर्णन कर देना, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, इसके बारे में देखिए जल्दी से। कानून के डिफिनेशन देखिए, कानून अंग्रेजी भाषा यानी लॉ का पर्यायवाची शब्द मैंने हो सकता है इसको मैंने आगे भी बताया हुआ हूँ, इसको एक बार देख लेना है। यहाँ से जॉन ऑस्टिन के अनुसार भी इसको आपको देख लेना है। इसका मैंने आगे भी प्रश्न को उत्तर मैंने दिखाया हूँ आपको, एक बार फिर देख लेना है। कानून के यहाँ से आपको स्रोत भी आपको देख लेना है, जैसे रीति रिवाज हो गए, आपके धर्म हो गया, सभी इसके रीति रिवाज हैं यानी कानून के स्रोत के अंदर। मतलब आपका न्यायिक निर्णय हो गया, ये सभी इसके यानी इसमें आपका कानूनी टीकाएँ सभी इसके हैं विशेषताएं। फिर आपका संप्रभुता की परिभाषा, इसके विशेषताएं। संप्रभुता की परिभाषा आपको देख लेना है जल्दी से। देखिए लास्की ने कहा है, संप्रभुता के कारण राज्य अन्य सभी सरकार के मानव समुदाय से भिन्न है। इसके यहाँ से आपको देख लेना, इसके डिफिनेशन भी आपको देख लेना है। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी का पर्यायवाची है, जो लैटिस भाषा के दो शब्दों यानी सुपर और एनस से मिलकर बना हुआ है। सुपर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और एनस का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार का संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो सर्वोच्च होती है, और संप्रभुता के इस अर्थ का वर्तमान समय में स्वीकार किया जाता है कि विभिन्न विचारकों ने संप्रभुता की परिभाषा
किया है और इसमें प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित हैं। इसकी परिभाषा भी बहुत सारे यहाँ से दी हुई, जैसे बार्गेस ने भी इसकी परिभाषा दी है। संप्रभुता व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूह के ऊपर मौलिक निरंकुश तथा असीम शक्ति है। बोधा ने भी इसका डिफिनेशन दी हुई है। संप्रभुता नागरिकों एवं यानी प्रजननों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। लास्की ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है। आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न होता है और उसके संबंध में इसकी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति को से प्रभावित हुए बिना ही व्यक्ति कर सकता है। फिर यहाँ से जॉन ऑस्टिन ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, ये भी आपको देख लेना है। इसकी संप्रभुता की यहाँ से विशेषता भी आपको देख लेना है। ये सभी आपको लॉन्ग में प्रश्न आपको ये तैयार करना है, देख लीजिए। इसके जो पहले विशेषता है आपकी होगी स्थायित्व, इसकी पहली विशेषता होगी स्थायित्व के अंतर्गत आपको एक बार पढ़ लेना है स्थायित्व क्या होता है। ये सभी हेडिंग आपको मेन तैयार कर लेना है, एक बार इसके अंतर्गत आपको पढ़ भी लेना है, जिससे आपको एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न। तो इसके हेडिंग छोड़ के जब लिखोगे तो आपके पूरे चांसेस आपको रहते हैं कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर आपको देगा यदि लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाता है। तो यदि आपको लघुत्तरी में ही यदि पूछा जाता है तो आपको सारे आपको डिफिनेशन आपको केवल ये हेडिंग आपको लिख देना है, बस ये सभी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। फिर आपका इसमें देख लेना तीनों विशेषताएं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, विवेचना कीजिए। जो आपका आधुनिक राज्य है ये आपका लोक कल्याणकारी राज्य है, इसकी आपको विवेचना कर देना है। पंडित नेहरू ने इसके अनुसार इसके देख लेना है सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर निपटाना और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। इसकी यहाँ से आपको डिफिनेशन देख लेना है। फिर आपका अगला यहाँ से मार्जिनी ने भी इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है नागरिक की समस्त शक्तियाँ और योग्यताओं का अधिकतम विकास होने से सहायता देना ही राज्य का लक्ष्य होना चाहिए। ये सभी आपको डिफिनेशन देख लेना है, एक बार इसको वीडियो को रोक के पूरा आपको अध्ययन कर लेना है एक बार। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए इसके विषय क्षेत्र को विवेचना कर देना। देखिए पॉलिटिकल साइंस आपका पेपर का नाम ही आपका है राजनीति विज्ञान। ये प्रश्न बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ 100% प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा, क्योंकि आपके पेपर के नाम से रिलेटेड आपके बिल्कुल प्रश्न एक या दो बिल्कुल आपके प्रश्न पूछा जाता है। इसका विषय क्षेत्र पूछ लेता है, इसका क्षेत्र पूछ लेता है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का इसकी डिफिनेशन पूछेगा और इसका क्षेत्र आपको की विवेचना करने को बिल्कुल आपको पूछा जाएगा। इसके आपको देख लेना है, इसके आपको डिफिनेशन बिल्कुल आपको तैयार ही कर लेना है। राजनीति विज्ञान द्वारा मानव जीवन में राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। आज में यानी प्रजातांत्रिक युग में राजनीतिक विज्ञान का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी जनता राजनीतिक पक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक विज्ञान और उपयोगिता बढ़ती जा रही है। जनता के अधिकार एवं कर्तव्य सरकारों के यानी स्वरूप एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने के लिए राजनीति शास्त्र का अध्ययन परम आवश्यक है। देखिए कुछ यहाँ से इसकी परिभाषा मुख्यतः 3 भागों में विभाजित, जैसे आपका राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन, राजनीति यानी विज्ञान सरकार एवं यानी राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। ये सही इसकी व्याख्या है। इसी ब्लांटसाली के अनुसार इसकी डिफिनेशन आपको देख लेना है। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, यानी उसका आवश्यक रूप क्या है, यानी उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्त होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। ये सभी इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल है आपका राजनीति शास्त्र के यहाँ से डिफिनेशन गार्नर के अनुसार भी देख लेना है। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। ये सभी आपको लॉन्ग में प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। इसका विषय क्षेत्र भी आपको देख लेना है। यहाँ से सीले ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, यह भी आपको देख लेना है। राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे कि संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीवन शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन या स्थान का करता है फिर आपको इसमें देख लेना है। बहुत सारे यहाँ से डिफरेंस आपको मिल जाएंगे। राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है यानी राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के संबंधों पर विचार किया जाता है। बहुत सारे यहाँ से आपको डिफिनेशन मिल जाएंगे, आपको तैयार कर लेना है सभी आपको डिफिनेशन। वीडियो को रोक के थोड़ा सा इसका आपको विषय क्षेत्र देख लेना है। लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाएगा, विषय क्षेत्र भी आपका ये पूछा जाएगा।
लॉन्ग में इसका विषय क्षेत्र भी आपको एक बार पढ़ लेना है पूरा। यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा रोक के पढ़ लेना है, इसका सही से आपको अध्ययन कर लेना है, वीडियो को रोक के थोड़ा सा इसका पूरा सबको अध्ययन कर लेना है एक बार। इसके अंदर आपको लिख सकते हो। देखिए राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान का यानी अध्ययन वस्तु के विषय के सभी विद्वान एक बात नहीं है। कुछ लेखक यानी लेखक राजनीति विज्ञान का केवल क्षेत्र के अध्ययन तक ही सीमित मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे फ्रांसीसी विज्ञान हो गए। देखिए यह वह विज्ञान है जिसका संबंध राज से है, जो यह समझने का प्रयास करती है कि राज्य के मूल तत्व क्या है, उसका आवश्यक रूप क्या है, उसके लिए किन विविध रूपों में व्यक्त करता है और उसका विकास किस प्रकार होता है। ये सभी आपको एक बार पढ़ लेना वीडियो को पूरा। आपको इसका पूरा विषय क्षेत्र है गया, एक बार पढ़ लेना, फिर आप अपने अनुसार इसको अब लिख सकते हो अपने एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। राजनीति विज्ञान का अर्थ यानी राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र में संबंध का मतलब राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र में क्या संबंध होता है, राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में क्या संबंध होता है, राजनीति विज्ञान का राजनीति शास्त्र का मतलब यह समाजशास्त्र में क्या यानी संबंध होता है। आपको संबंध दे देना है। राजनीति शास्त्र का अर्थशास्त्र में संबंध क्या होता है, ये जल्दी से यहाँ से दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए राजनीति शास्त्र का यहाँ से देखिए मार्शल के अनुसार यानी अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मनुष्य का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका भौतिक पदार्थ की प्राप्ति और उसके प्रयोग के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। ये तो इसकी एक डिफिनेशन होगी, इसके बीच में संबंध क्या होता है ये आपको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ तक आपको इसी डिफिनेशन आपको शुरुआत से यहाँ से पढ़ लेना है एक बार। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में इतना गहरा यानी संबंध है कि प्रारंभिक लेखक अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान ही यानी की ही एक शाखा मानते हैं। यूनानी उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते हैं और प्राचीन यानी भारतीय राजनीतिक कैटल के राजनीति पर यानी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है कि उसका नाम अर्थशास्त्र है। इस प्रकार दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध। आपको एक बार इसको पूरा आपको पढ़ लेना है, जिसके अंतर्गत आप आसानी से अपने एग्जाम में लिख सकते हो। यह आपका राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में संबंध हो गया। फिर अगला आपको संबंध दिखा दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे यहाँ से और डिफिनेशन भी दी हुई हैं। अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक और यानी सहचारी ढांचा मात्र है। बहुत सारे ऐसे डिफिनेशन आपको देख लेना है। फिर आपको राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध होता है ये देख लीजिए जल्दी से। मनोविज्ञान यानी मनुष्य के मन, उसकी क्रियाएं और बाहरी व्यवहारों और अध्ययन करता है। यानी मानव मन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के क्यों यानी व्यवहार करता है। इस प्रश्न का देखिए यहाँ से मनोविज्ञान ही आपका होता है। ऐसे इनके अनुसार आप जल्दी से देखिए। मनोविज्ञान का निश्चयात्मक एवं यानी भावाश्रित विज्ञान है। इससे आपको देख लेना है। इसके आपको डिफरेंस भी आपको पढ़ लेना है, इसके बीच में अंतर। फिर राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के बीच में क्या अंतर होता है ये आपको देख लेना है। जैसे राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र को योगदान इसके अंतर है सारे, इसके देख लेना है। वीडियो को रोक कर एक बार आपको देख लेना है, इसका भी आपको अध्ययन कर लेना है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र की देन है, ये सभी देन है इसकी भी। आपका समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का जन्मदाता है। यहाँ से देखिए बोर्नेस ने लिखा भी हुआ है, मनुष्य अपने जीवन का 99% भाग तो राज नामक संस्था के नाम यानी जन्म होने के पूर्व ही व्यतीत कर चुका था। बहुत सारे ऐसे डिफरेंस आपको मिल जाएंगे, आपको देख लेना है। आपका राजनीतिक दल किसे कहते हैं, राजनीतिक दल किसे कहते हैं ये भी आपको देख लेना। मैकर्बर ने इसके अनुसार लिखा हुआ है, बिना दलीय संगठन के किसी अन्य सिद्धांत का एक होकर प्रशासन नहीं हो सकता है, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता है। इस तरह से आपको देख लेना है। इसके डिफिनेशन भी आपको कि यानी वैज्ञानिक व्यवस्था ही हो सकती है जिसके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्रदान करता है और स्थित रहता है, इस तरह होगी। फिर ब्राइस ने भी लिखा हुआ है, राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा देश यानी उसके बिना नहीं रह सकता है। इस तरह से आपको इसको एक बार पढ़ लेना पूरा आपको। फिर अगला प्रश्न में आपको दिखा दे रहा हूँ। बहुत सारी ऐसे आपको डिफिनेशन लिखी हुई, वीडियो को रोककर आप अध्ययन कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे देखने में। सभी आपको डिफिनेशन को तैयार कर लेना है। तो आप सभी डिफिनेशन तैयार कर लेते हो तो लॉग में इसी तरह लिखोगे दोगे तो पूरे आपके नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए आपका, लोकतंत्र की परिभाषा तथा इसके गुण दोषों की भी व्याख्या कर देना है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी सभी के बारे में पता होगा सभी को। देखिए आधुनिक समय में लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है।
यानी इसे जनता का शासन कहा जाता है। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी का पर्यायवाची है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी डेमोस प्लस क्रेसी से मिलकर बना हुआ, सभी को पता है। डोमेस का अर्थ होता है जनता और क्रेसी का अर्थ होता है सत्ता, यानी प्रजातंत्र जनता की सत्ता। इस प्रकार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता जनता के हाथों में होती है। देखिए लाइट बराइस ने भी इसके बारे में लिखा हुआ कुछ, ये भी देख लीजिए जल्दी से। लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासन वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का एक बड़ा भाग होता है। इस तरह आपको देख लेना, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना। इसके गुण दोष भी देख लेना है, यहाँ से लक्षण इसके देख लेना है। इसके पहले आपको गुण देख लेना, जैसे आपका उच्च आदर्शों पर आधारित, इसके हेडिंग आपको देख लेना एक बार। लोकप्रिय शासन, जनमत का पर आधारित, लावेल के अनुसार भी इसके देख लेना। पूर्ण प्रजातंत्र में किसी भी या शिकायत नहीं हो सकती है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। ये आपका जनता की राजनीतिक शिक्षा, ये सभी इसकी हो गई हैं भी, ये सभी आपको देख लेना हेडिंग। इसके अंतर्गत आपको सार्वजनिक कल्याण, देशभक्ति की भावना, सामाजिक एकता की भावना, निरंकुशता का भाव, इसके भी लोकतंत्र के आपको दोष देख लेना है। लोकतंत्र के मूर्खों का शासन, ये सभी इसके दोष आपको इसके अंदर आप बनाकर भी लिख सकते हैं इसके दोष आप। समाजवाद से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या कर देना है। देखिए समाजवाद से इसका जो तात्पर्य होता है, यहाँ सबको दिखा दे रहा हूँ। कोकर के अनुसार देखिए समाजवाद के शब्द का प्रयोग उन सभी सिद्धांतों के लिए करते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक दुष्ट और वेगवान यानी आर्थिक समूह का प्रतीक है। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार देखिए समाजवाद का उद्देश्य वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। यह वर्तमान समय में समाज का इस प्रकार संगठन करना चाहता है कि परस्पर विरोधी स्वार्थ वाले वर्ग शोषण और सभी शोषित यानी पीड़क और पीड़ित का अंत हो जाए। फिर आपका ईमाइल के अनुसार भी यहाँ से देख लीजिए, बहुत सारी डिफरेंस आपको लिखी हुई हैं। सामाजिक यहाँ से देखिए, ये भी आपको देख लेना है, इस सभी के बारे में आपको एक बार देख लेना है, इसके बारे में आपको सही से पढ़ा लेना। फिर आपका बहुलवाद से क्या समझते हैं, इसके आपको डिफरेंस आपको देख लेना है। बहुलवाद क्या समझते हैं, देखिए संप्रभुता और अवैधता की यानी धारणा के विरुद्ध जिस यानी विचारधारा का जन्म हुआ है उसे राजनीतिक बहुलवाद और बहुसमुदायवाद कहते हैं। इस तरह आपको यहाँ से आपको डिफरेंस आपको देख लेना है। यहाँ से और भी इसकी डिफिनेशन दी हुई, जैसे यहाँ से बहुलवाद को देखिए संप्रभुता के अवैध धारणा के लिए विरुद्ध एक ऐसी प्रक्रिया का कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना आपका श्रेयस्कार मानते हैं। इसके आपको डिफिनेशन देख लेना है। लैंडसन ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है, बारकर ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है, सभी के बारे में आपको इसके डिफिनेशन देख लेना है। लास्की ने भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, सभी की आपको डिफिनेशन आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, आपका दिया हुआ है अधिकार की परिभाषा दीजिए। अधिकार की परिभाषा आपको दे देना है। ये अधिकार की परिभाषा है, लास्की ने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक राज्य अपने नागरिक को जिस प्रकार अधिकार प्रदान करता है यानी उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा और बुरा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए। इसे में बहुत सारी इसकी डिफिनेशन आपके दिए हुए हैं, ये भी आपको देख लेना है। लास्की ने भी आगे भी लिखा हुआ है, ये सभी आपको डिफिनेशन आपको देख लेना है। अधिकार के यहाँ से आपको सिद्धांत भी आपको देख लेना अधिकार का, यह भी आपका संवैधानिक सिद्धांत भी है। एक बार वीडियो को रोक कर आपको देख लेना, ये भी है। फिर ऑस्टिन की प्रभुसत्ता के सिद्धांत की आपको व्याख्या कर देना है। सबसे लास्ट प्रश्न आपका ये बचा हुआ है, ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या कर देना। मैंने आगे भी इसको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए, लॉग में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है इसकी। देखिए जीन बोंदा के अनुसार इसकी डिफरेंस आप देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसे डिफरेंस आपके दी हुई, जैसे ग्रोसियस के अनुसार भी दी हुई है, पार्गेस के अनुसार भी दी हुई है। संप्रभुता नागरिकों व परिजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। इस तरह से आपको इसके सारे डिफरेंस आपको तैयार कर लेना, तीनों डिफरेंस आपको तैयार कर लेना। एक बार इसको सही से आपको पढ़ लेना है और इसी के बारे में आपको देख लेना है। इसका जो सिद्धांत होता है, जॉन ऑस्टिन का जो संप्रभुता का जो सिद्धांत होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सिद्धांत है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है, सही से इसके बारे में एक बार पढ़ लेना है। वीडियो को रोक के सही से इसके एक बार आपको अध्ययन कर लेना है पूरा। मैंने आपको सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको दिखा दिया है। बीए फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ने राजनीति शास्त्र विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। काफ़ी लंबा वीडियो नहीं है, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लेक्चर आपको अटेंड कर लेना है, बस इतने ही प्रश्न उत्तर में आपके अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे अपने एग्जाम में।
जिससे इस वीडियो को मैंने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।